दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। आई होप कि आप सभी लोग अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आज आप सबके लिए हाजिर हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के सेमेस्टर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और विद आंसर्स के साथ में। यानी कि आपको बता दूं कि ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि मैं आज से हिस्ट्री की सेमेस्टर 1 की प्रॉपर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो जैसे मैं लास्ट आपको कहते क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे, इस साल भी आपको सेम उसी तरीके से मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। क्योंकि इस साल जो बच्चे नए हैं सेमेस्टर वाले, उनको इतना आइडिया नहीं है किस तरीके से स्टडीज करनी है। तो डोंट वरी, आपको इस चैनल पे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन को प्रेस करके। ठीक है, तो आज हम कहते हैं एक पार्ट डिस्कस करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस साल एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और उनके आंसर्स भी। इसी के साथ साथ इन सब के नोट्स भी अवेलेबल हैं अगर आप इन नोट्स में से अच्छे से और पढ़ना चाहते हैं। तो यानी कि मैंने प्रॉपर तरीके से तैयारी कर ली आप सबकी स्टडीज की। बस आप सबको मेरा सपोर्ट करना है और मेरा साथ देना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात करने वाले सबसे पहले क्वेश्चन की, प्रारंभिक भारतीय इतिहास की पूर्ण रचना के लिए पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब कहते हैं शुरुआत हुई थी भारतीय इतिहास की, ठीक है, उस समय ऐसे कौन से कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि वो इतने ज़्यादा मतलब यूज़फुल क्यों थे। ठीक है, अब देखिए ऐसे मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑफिशियली कहते हैं मिली है। ठीक है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक जो स्रोते थे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इससे हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जो कि कहते हैं मतलब भारतीय इतिहास के बारे में बताती हैं, शुरुआती दौर के बारे में। ठीक है, इसका जो मेन क्वेश्चन का मतलब है वो ये है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अब आंसर की। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशेष महत्व है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला यह है कि भारतीय ग्रंथों का रचनाकाल ठीक से ज्ञात नहीं है। ठीक है, यानी कि पहले वो ये कह रहा है कि जो भारतीय जो कहते हैं ग्रंथ है, यानी कि उनकी जो स्टार्टिंग डेट है या कहते हैं वो कब शुरू हुए कब ख़त्म हुए, इसकी वो जो डेट है वो सही नहीं है। ठीक है, वो ये कहना चाहता है, इसलिए उनसे किसी काल विशेष की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, उनसे क्या होता है कि भाई उस दौर में कहते हैं क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या आर्थिक स्थिति थी, ऐसा कोई भी मतलब हमें कहते हैं कोई भी मतलब कहते हैं इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, अब दूसरे साहित्य साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी बाधा सही चित्र प्रस्तुत करने में बाधक हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, यानी कि जो दूसरे वाला है, जैसे कि मान लीजिए जो लेखक है उसके दृष्टिकोण में भी जो कहते हैं पुस्तकें मिली हैं, जो कहते हैं जो फोटोज़ मिली हैं, उससे भी कहते हैं प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ नहीं आ पाती हैं। उदाहरण के लिए चीनी यात्रियों ने भारतीय समाज का वर्णन केवल बौद्ध दृष्टिकोण से ही किया है, इसीलिए उनके वर्णन पूर्ण स्वरूप से ठीक नहीं है। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो कहते हैं भारतीय चीन वर्णन में क्या करा है कि जो भारतीय समाज का जो वर्णन किया है वो केवल बौद्ध के दृष्टिकोण के हिसाब से किया है। ठीक है, उन्होंने कोई भी और कहते तरीके से उस चीज़ का वर्णन नहीं किया। अब तीसरे ग्रंथ की प्रतिलिपि करने वाले ने अपनी इच्छा अनुसार अनेक प्राचीन प्रकरणों को छेड़छाड़ दिया, यानी कि जो तीसरे वाला था, ठीक है, उसने अपने हिसाब से चीज़ों को बता दिया कि भाई ऐसा था ऐसा था ऐसा था, यानी कि उसको जो सही लगा उसने कहते हैं मिर्च मसाला ऐड करके उसने चीज़ों को बता दिया। ठीक है, अब जानते हैं इसके अभिलेख के बारे में। ठीक है, अब ये कह रहा है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोते अभिलेख है, यानी कि रिकॉर्ड है। अभिलेख का मतलब यानी कि रिकॉर्ड है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं। अब देखिए, जो कहते हैं ऐसे सोर्सेज हमें मिले हैं, ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जो पत्थर और धातु की
चदरों पर खुदे हैं, यानी कि पत्थर पे लिखा हुआ प्रॉपर तरीके से, जिसे कोई भी ना नष्ट कर सकता है, ना कोई छेड़खानी कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। ठीक है। अंत उनमें साहित्य की भांति हेर फेर करना संभव नहीं था। मैंने वही बताया कि उनमें कहते हैं चेंजेस करने, उनको मैनिपुलेट करना संभव नहीं था, इम्पॉसिबल था। ठीक है। यदि भी सभी अभिलेख पर उनकी तिथि अंकित नहीं, फिर भी अक्षरों की बनावट के आधार पर उनके काल मोटे रूप में निर्धारित हो जाता है। हालांकि उन पत्थरों के ऊपर कोई भी ऑफिशियल डेट या फिक्स डेट कोई मेंशन नहीं है, लेकिन जो लिखाई है, अक्षरों की बनावट है छोटी मोटे, उनके आधार पर वो कहते हैं काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, यानी कि जो सबसे मेन है, सबसे पुराने हैं, वो अशोक के हैं। केवल भूतपूर्व निजाम के राज्य में स्थिति मास्की नामक स्थान और गुजरी से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट उल्लेख है, इन दो जगहों से। ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है, यानी कि उस लैंग्वेज में है जिससे भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती और मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा आदि सभी भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ, यानी कि वहीं से वो सारी भाषाएं बनी हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। केवल उत्तर पश्चिमी भारत में मिले कुछ अभिलेख श्रेष्ठी लिपि में हैं। ठीक है, यानी कि और भाषा में है, ब्राह्मण से अलग। अब ये कह रहे हैं अशोक के बाद अभिलेखों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक है सरकारी अभिलेख यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड, और एक है निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख कौन से हैं? या तो राजकवियों की लिखी हुई प्रस्तियाँ या भूमि अनुदान पत्र, ठीक है, और अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्णन है। ठीक है। अब मान लीजिए आपने कहते हैं कई मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पर कहते हैं एक कहते हैं राजा आता है, उसके पास एक बंदा आता है कि सर आपके लिए एक संदेश आया है। संदेश में कहते हैं वो एक चादर से खोलता है, फिर वो पढ़ के सुनाता है। यानी कि ऑफिशियल तरीके से सरकारी तौर पे उस समय में, उस दौर में, ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि ऑफिशियली लिखी हुई हैं। ठीक है। यानी कि क्या संदेश आया था, कौन उस समय राजा था, तो यानी कि वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो उनके हाथों का लिखा गया है। ठीक है। उनमें ना कोई कहते हैं हेर फेर कर सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से एक चादर है जिसमें कहते हैं तांबे के ऊपर लिखा गया है। ठीक है। तो वही बात है। इन अनुदान पत्रों में भूमिखंडों की सीमाओं के उल्लेख के साथ साथ उस अवसर का वर्णन है जब वह भूमिखंड दान में दिया गया। ठीक है। यानी कि क्या उस समय भूमिखंड था, कितनी भूमि थी, A to Z सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको मोटा मोटा ही बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या है, इन अनुदान पत्रों में शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, यानी कि किस समय वो आए, किस समय गए, किस समय फिर अगला राजा बना, यानी कि प्रॉपर तरीके से हमें वहाँ पे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। परंतु इन परिस्थितियों और अनुदान पत्रों में राजकवियों ने कुछ अतिशोधियाँ भी की हैं। ठीक है। अब बात करते हैं निजी अभिलेख की। ठीक है। अब यह क्या है, बहुधा मंदिरों में मूर्तियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पर जो तिथियां खुदी हैं उनसे इन मंदिरों के निर्माण या मूर्ति का समय ज्ञान होता है। ठीक है भाई। निजी अभिलेख वो होते हैं जिनकी कहते हैं जो मंदिर में जो कहते हैं मूर्तियाँ होती हैं, उनमें जैसे मान लो कुछ लिखा हुआ है कि भाई ये मूर्ति के ऊपर कहते हैं इसने कुछ लिख दिया कि भाई इस मंदिर को इस डेट पे बनाया गया था, उस दौर में लिखा गया था। उससे क्या पता होता है कि भाई मंदिर की शुरुआत कब हुई, ठीक है, मूर्तियाँ कब बनी, और प्रॉपर तरीके से उसकी कहते हैं हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस प्रकार इन अभिलेखों से मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। यानी कि उस समय क्या मूर्तिकला थी, लोग कहते हैं किन किन भगवानों को मानते थे, किन किन लोगों की पूजा करते थे, A to Z उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है और तत्कालीन धार्मिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। भाई मैंने आपको बताया अभी, इन अभिलेखों का भाषाओं के विकास पर फर्क पड़ता है। निजी अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी ज्ञान होता है, क्योंकि इनमें तत्कालीन शासकों का भी
बहुधा उल्लेख होता है। लेट्स सपोज कहते हैं उस समय कोई राजा था, उसने कोई मूर्ति बनाई, उसके ऊपर उसने अपना नाम लिखवा दिया पीछे कि भाई ये मैं मूर्ति यहाँ पर दान कर रहा हूँ, इस पर मेरा नाम लिखा जाए। उससे क्या हो रहा है, वो जो मूर्तियाँ मिली हैं उससे कहते हैं उन राजाओं की राजनीति के बारे में भी और चीज़ों के बारे में भी हमें काफ़ी ज़्यादा कहते हैं इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सिक्के। सिक्के यानी कि मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत थे। देश के विभिन्न भागों में खुदाई से भारी मात्रा में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं, जिससे 6वीं शताब्दी या गुप्त काल तक के भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। भाई जैसे आज के सिक्के हैं, इनमें कहते हैं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि भारत सरकार ये वो, तो उस समय के जो सिक्के मिले हैं सोने के, चांदी के, तांबे पे, उस पे बहुत सी चीज़ें जड़ी हुई हैं। राजाओं के नाम, तिथि, डेट, ठीक है, कौन सा राजा आया, यानी कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। 6वीं शताब्दी से लेके गुप्त काल तक की हमें काफ़ी ज़्यादा कहते हैं इन्फॉर्मेशन उससे प्राप्त होती है। अब यूनानी आक्रमण के बाद ही यहाँ के सिक्के पर राजाओं के स्पष्ट नाम मिलते हैं, ठीक है, यानी कि इसके बाद हमें कहते हैं उस पर सिक्कों पर राजाओं के नाम भी मिलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब गुप्त शासकों के समय की भी ढेरों संपूर्ण मुद्राएं उपलब्ध हैं। गुप्त काल के बाद सिक्कों की संख्या काफ़ी सीमित है। सिक्कों के उस समय की आर्थिक व धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न शासकों के नाम, उनकी कला, निधिकरण में भी सहायता मिलती है। यानी कि हमें काफ़ी उससे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्या उस समय गतिविधियाँ थी, क्या आर्थिक स्थिति थी, कौन राजा था। सिक्के साहित्यों के माध्यम से प्राप्त जानकारियों के पूर्व हैं। कई बार सिक्कों के कारण ही उन शासकों के बारे में भी पता चला जिनका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं था। यानी कि सिक्कों के ऊपर हैं हमें ऐसे कई राजाओं के, कई लोगों के ऐसे नाम मिले हैं जिनका कहते हैं इतिहास में, हिस्ट्री में कहते हैं कोई भी रिकॉर्ड था ही नहीं, एक भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन सिक्के मिलने के बाद हमें सामने आया कि भाई ये भी एक इंसान था, ये भी एक इंसान था, अच्छा इसका ये दौर रहा, इसने यहाँ तक कहते शासन किया, तो बहुत चीज़ें सामने आई हैं। यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और पतन से संबंधित विभिन्न स्रोतों की चर्चा करें, ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी शुरुआत और पतन के बारे में हमें बातचीत करनी है, ठीक है जी। अब देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता त्राम युग की सभ्यता मानी जाती है। विद्वानों ने इस सभ्यता का काल 28वीं ईस्वी से लेकर 25वीं ईस्वी निर्धारित किया है। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्राप्त किए हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर 3 बंदे कहते हैं पुरानी हिस्ट्री के बारे में कहते हैं डिस्कस कर रहे हैं, तो सबके अपने अपने विचार होंगे। वो बोलेंगे जी नहीं ऐसे हुआ होगा, वो बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा, ठीक है। अब जितने कहते हैं लोग होंगे उतनी अलग अलग बातें होंगी, ठीक है। तो वही बात होगी है कि कोई भी एक चीज़ मैच नहीं करती है, एक सहमति किसी चीज़ पे नहीं होती है, उत्पत्ति के बारे में भी और कहते हैं पतन के बारे में भी। पहली बात तो ये हुई जी, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए इतिहासकार अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के निवासियों के प्रवसन के कारण हुआ, यानी कि जो वहाँ के निवासी थे इस वजह से उसकी शुरुआत हुई, ठीक है जी। अब क्या बोलती है, अमल मेधा घोष का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ठीक है। वहीं दूसरे बंदे बोलते हैं कि इस सभ्यता का विकास रावी क्षेत्र में, हड़प्पा के क्षेत्र में हुआ, ठीक है जी। अब कहते हैं एक और आ गए रशीक साहब, ये कुछ अलग कह रहे हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों में भी उत्पत्ति के कारण भी भांति एक मता नहीं है, यानी कि कोई भी एक सहमति नहीं हो पाती कि उसका कहते हैं विनाश कैसे हुआ। विनाश के कारणों की कल्पना और अनुमान ही किया जा सकता है, यानी कि उसमें सिर्फ हम कहते हैं अनुमान ही लगा सकते हैं, भाई ऐसा हुआ होगा, कन्फर्म 1% भी कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कि मान लीजिए कुछ विद्वान भयानक बांध को इस सभ्यता का विनाश का कारण मानते हैं, यानी कि वहाँ का जो एक बांध था उस वजह से कहते हैं सारा कुछ डूब गया, वो एक ये मानते हैं। जलवायु परिवर्तनों के कारण इस सभ्यता के अविशेषण पर बालू और मिट्टी की परत जम गई और धीरे धीरे सभ्यता नष्ट हो गई, कुछ लोग ये मानते हैं।
अब कुछ लोग ये मानते हैं, सेकंड पॉइंट, सिंधु सभ्यता के केंद्रों से सिंधु नदी का दूर होते जाना एक और कारण माना जाता है। नदी के दूर हो जाने पर भूमि अनुपजाऊ हो गई। ठीक है गाइस, जो भी आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा मैंने कहते हैं सारे नोट्स बना रखे हैं ऑफिशियली अच्छे से टाइप करा के, जहाँ से आप कहते हैं प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं लॉन्ग आंसर्स। और जिस वेबसाइट का नाम रहेगा notes.justmeetclasses.in, वहाँ पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिया है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सिंधु क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को मात्रा निरंतर कम होते चले के कारण सिंधु का मैदान मूरभूमि के बदल गया। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। कुछ विद्वान भारी आक्रमण को सिंधु सभ्यता का विनाश के कारण मानते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि बाहर के लोग आए आक्रमण करके सिंधु सभ्यता पर और उसका विनाश हो गया। अब कुछ लोग मानते हैं कि शांति प्रिय सिंधु निवासी इस आक्रमण को झेल नहीं पाए और धीरे धीरे नष्ट हो गए, यानी कि लगातार आक्रमण चलता रहा और कहते हैं वहाँ के लोग वो सह नहीं पाए और धीरे धीरे सभ्यता खत्म हो गई। पांचवा पॉइंट ये कहता है, कुछ लोगों के अनुमान है कि इस सभ्यता का विनाश किसी आक्रमणी जाति के निरंतर आक्रमण द्वारा हुआ, यानी कि एक ही जाति इस पर कहते हैं आक्रमण कर रही थी, जिस वजह से कहते हैं प्रॉपर तरीके से सारा कुछ नष्ट हो गया।